नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहोगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा प्रवक्ता संवर्ग से संबंधित एक नया सॉल्व पेपर लेके उपस्थित हुआ हूँ। अगर मैं बात करूँ, ये चौथे नंबर की हमारे सीरीज है, तो निश्चित रूप में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं, आप मेरे साथ इन प्रश्नों को बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में आपने कितना अटेम्प्ट करें, कितने सही हो कितने गलत है, आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चौथा सेट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा। तो इसमें पहला भाग जो है आपका शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न ये देख पा रहे होंगे, 23 सितंबर 1952 को मुदालियार आयोग की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को ये पता होगा, तो पूरे आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका लक्ष्मण स्वामी मुदालियार इसके क्या थे, अब अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दूसरे नंबर का प्रश्न ये कहता है कि शिक्षा नीति से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बता रहे हैं कि कौन सा कथन इनमें से सही है और कौन सा गलत है। चलिए बता सकते हैं कि कौन सा कथन इनमें सत्य है। क्या शिक्षा नीति 1968 जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उसमें आई थी, या जो दूसरी शिक्षा नीति थी वो राजीव गांधी थे, या फिर जो तीसरी जो शिक्षा नीति आई थी तो ये नरेंद्र मोदी थे? तो ये क्या है, ओवरऑल सभी सही हैं। ठीक है, सभी शिक्षा नीति के समय ना कोई प्रधानमंत्री उसमें रहा था। अब डाइट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी, DIETS डाइट की स्थापना की जो सिफारिश की गई थी, बता सकते हैं? सोसाइटी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53 ने, या यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन 1948 से 1949, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जिसे भी आंसर आता है पिक करते हुए चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इसका जो सही उत्तर है वो आपका जो सिफारिश की गई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 क्या था, ये 86 का। ठीक है, अब बात करते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा के आधारित सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगर हम बुनियादी जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके आधारित जो सिद्धांत होते हैं उनमें शामिल क्या नहीं है? मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की जाए, या औद्योगिक विषय को भी शिक्षा में शामिल किया जाए, या शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, या फिर शिक्षा का जो माध्यम होता है स्थानीय भाषा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है इसका? तो जो शिक्षा की जो बुनियादी आधार सिद्धांतों की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ये कहता है कि शिक्षा का माध्यम जो स्थानीय भाषा में होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को बहुत सरलता से उसको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5वें नंबर का प्रश्न, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू नहीं है? ये ठीक है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम अगर हम बात करें कौन से राज्य है जहाँ पर ये लागू नहीं है? पश्चिमी बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। तो कहाँ ये लागू नहीं है, बता सकते हैं? तो अगर हम प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की बात करें तो आई थिंक आपने इसका ऑप्शन चॉइस कर लिया होगा। तो मेरे साथ बताइए, ये जो है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब में ये लागू नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, 6ठे नंबर का प्रश्न है, मॉडल किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? मुद्रित साधन, या श्रवण साधन, या श्रवण और दृश्य साधन, या दृश्य साधन। तो बता सकते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? आई थिंक ये जो प्रश्न है पूर्व की जो श्रृंखला थे, तीसरी नंबर की प्रश्न श्रृंखला, उसमें भी ये रिपीट हुआ था। चलिए बताइए, जो अगर मैं बात करूं मॉडल जो है दृश्य, हम किसी चीज़ को मॉडल को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो दृश्य के अंतर्गत है, जिसे हम अपने आंखों से उसे प्रत्यक्ष तौर पर जिसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न है कि संप्रेषण के अमुद्रित माध्यमों के अंतर्गत श्रवण दृश्य साधनों में आते हैं, क्या आते हैं? जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, या चार्ट है, या एपिडास्कोप है, या फिर रेडियो। तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं इसका सही उत्तर? चलिए, सभी लोगों ने मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर जल्दी पहले ही पिक कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ये देखिए पहले यहाँ पर इसको पहले देख लीजिए क्योंकि इसका उत्तर आप अन्य चीज़ें ऊपर रहेंगी। तो संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे क्या करे तक संदेश ले जाता है। यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर आपको तीन विद्वान दिए हैं, तो तीन विद्वान में से कौन सा विद्वान है बता सकते हैं 8वें नंबर का? तो बुकर है या लुगीस है या फिर जॉन डिविक है या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों की अगर हम बात करें कौन सा हो सकता है, आप लोगों ने पिक कर लिया होगा जहाँ तो मैं समझता हूँ, अगर नहीं पिक किया तो कर लीजिए। तो इनमें से कौन है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इन तीनों में से किसी ने ये सिद्धांत नहीं दिया था, ठीक है, ये नहीं कहा था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कहता है कि सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करेंगे। यह उदाहरण है, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इसकी संभावनाएं हैं। ये कहता है कि जितने भी मनुष्य हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों का भी अंतिम संस्कार करेंगे। ये उदाहरण ये जन रीतियों का है या आदर्श प्रतिमान का है या सामाजिक मूल्यों का है या वैतिकता का है? तो बता सकते हैं कि ये सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों ने तो चुन लिया होगा अभी तक, ठीक है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर दे भी रहे होंगे, जो नहीं दे रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो है ऑप्शन सी सामाजिक मूल्यों का उदाहरण है, ठीक है। अब ये कहता है कि 10वें नंबर का प्रश्न है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिकता का विकास करना होता है, आध्यात्मिक पक्ष का विकास करना होता है, सामाजिक विकास, या फिर ये सभी? तो आई थिंक सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है संस्थानिक मूल्यों में सम्मिलित है क्या है? राजनीतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है या ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है? तो आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, जो भी पिक किया है सही पिक किया है, ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12वें नंबर का प्रश्न है वर्ष 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? हम बात कर रहे हैं 1956 में राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं। मुदालिया आयोग ने करी थी या कोठारी या फिर राधाकृष्णन या श्री माली समिति ने की थी? चलिए बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप में क्वेश्चन आप लोगों ने सही उत्तर दे रहे होंगे इसका। तो अगर मैं इस प्रश्न का सही उत्तर दूं तो ये कौन सा हो सकता है? चलिए आप बताइए, आप ही पे मैं छोड़ देता हूं इसको। तो इसका जो सही उत्तर है वो श्री माली समिति है, ठीक है। अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्व है जितना जहाज में कप्तान। ये कथन किसने कहा था? कि विद्यालय में भी प्रिंसिपल का जो भूमिका होती है वो उतनी भूमिका होगी जितना किसी शिप में किसी कैप्टन की क्या रहती है भूमिका, या पायलट जो होता है तो उनकी जो भूमिका रहती है। तो किसने कहा है? प्रोफेसर आइवन ने, या फिर ऑस्टिन डेविड एल है, या फिर DR टन है, या मोर्टन, या जो भी दिए हैं ये चार ऑप्शन में से आप देख लीजिए कौन सा सही हो सकता है। तो ये जो कहा है ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर प्रोफेसर आइवन द्वारा इसे कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14वें नंबर का प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से किन्हें दृश्य या फिर दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किया जाता है बताया, या ध्वनि, चलचित्र या दूरदर्शन? हम कह रहे हैं कि जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये दृश्य सामग्री कौन से हो सकते हैं? तो इसको समझिए, ध्वनि, चलचित्र या फिर दूरदर्शन, या चित्र, ड्राइंग या डायग्राम है, या रेडियो टेप रिकॉर्डर है, या स्लाइड है, या प्रोजेक्टर, सभी सत्य हैं। तो बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका? तो अगर हम कहें जो ये चारों ऑप्शन है, जो 3 ऑप्शन है एज ए राइट आंसर है, पूरे कथन सही है, ठीक है। अब 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है निम्न में से किसे अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का प्रयोग किया? ठीक है, तो किसने किया था ये बता सकते हैं? तो लॉरेंस स्टोलोर और डेलियन डेविच है, रॉबर्ट गेन है, या JD विलियम्स हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है इसका? तो मुझे आई थिंक लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर देख भी लिया होगा, या
दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है लॉरेंस, ठीक है, और ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं, क्या कहते हैं? जो दूरदर्शन है, अच्छा प्रश्न है, इसे नोट डाउन करिए। दूरदर्शन को जो शिक्षाविद होते हैं वो किस रूप में देखते हैं? ये कहते हैं कि शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है, या शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा के रूप में है, या फिर कहें ये कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त है, या कक्षा में मनोरंजन सामग्री है। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए ये देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये कहते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये कहते हैं कि शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में हम कंप्यूटर को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर प्रोफेसर आर एस दवे है, या यशपाल है, रॉबर्ट है, या हन्ना है। तो बता सकते हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है रॉबर्ट ग्लैमर है। तो इनके द्वारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था, याद रखिएगा। अब ये क्या है, रस्तोगी आयोग तो ने किस बात पर बल दिया? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, इसको देख लीजिए। तो ये बल दिया आत्मनिरीक्षण पर, आत्म साक्षात्कार पर, आत्म मूल्यांकन पर, आत्म क्या बोलते हैं आपने निर्णय। तो किस पे दिया गया? तो बताइए किस पे दिया गया है? तो जो ये दिया गया है बल, ये आपके आत्म मूल्यांकन पे दिया गया। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, संप्रेषण संबंधित दक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? इसका मूल अभिप्राय क्या हो सकता है? तो ये कहता है कि पाठन योजन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना होता है, कक्षा में अनुशासन कायम रखना होता है, मूल्यांकन करना, समाज और समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना होता है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए, जिसे भी आता है। देखिए इसका जो सही होता है, संप्रेषण संबंधित दक्षता का मूल जो अभिप्राय होता है वो पाठ नियोजन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको प्रवक्ता संवर्ग से संबंधित अगर नोट्स चाहिए होंगे या किसी भी इस श्रृंखला के PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर एक ग्रुप लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन करते ही आपको उस ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये कहता है व्यक्तित्व अध्ययन की प्रेक्षण विधि नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये रोशा टेस्ट है, या TAT है, या मनोविनय है, या सामितित है? तो बता सकते हैं क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका है समाजमिति। ठीक है, ये विधि नहीं है। अब देखिए कर्मित मापन के विषय हैं, क्या हो सकता है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए यह नामित मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है, या इस मापन में व्यक्तियों व वस्तुओं को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर कुछ ऐसे वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है, या इन वर्गों में प्रत्येक को कोई नाम, शब्द, अक्षर, प्रतीक या अंक प्रदान दिए जाते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें? ए सही हो सकता है, या केवल 2 सही हो सकता है, ये केवल 3, या फिर ये सभी? तो क्या हो सकता है? कर्मित मापन के विषयों के बारे में हम बात कर रहे हैं, बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ओवरऑल अगर हम देखें, आपने पिक कर लिया होगा तो इसका आंसर मिला दीजिए। तो ये जो 3 के 3 है ना, ये एज इट इज सही है। ये कर्मित मापन के ही क्या है? विषय हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है डी। तो यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, सामाजिक संबंध या समायोजन व आंतरिक क्रिया के मापन में काम आने वाली तकनीक है। क्या है तकनीक? प्रक्षेपी तकनीक है, समाजमितीय तकनीक है, या परीक्षण तकनीक है, या अवलोकन तकनीक है? तो क्या हो सकता है? सामाजिक संबंधों या समायोजन या आंतरिक क्रिया के मापन में काम आने वाली बात कह रहे हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों जिसे आता है। देखिए अगर हम बात करें, समाजमिति तकनीक कहा जाता है इसको। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर का प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण अन्य परीक्षण से बेहतर है, क्यों? देखिए जब आप पेपर देते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तो उसमें भी वस्तुनिष्ठ
प्रश्नावली आती हैं तो ये क्यों बेहतर है, इसको थोड़ा समझिए। ये चिन्ह विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। यह चिन्ह में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ये पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। यह पूरा पाठ्यक्रम के लिए अधिक से अधिक परिदर्शा की आवश्यकता होती है। तो क्या हो सकता है, ये दिए हुए हैं आपके यहाँ पर, तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए 23वें नंबर का प्रश्न है। आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर चयन कर लिया होगा। चलिए आप मिला लीजिए इसका उत्तर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये पूर्वाग्रह से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है। और लास्ट में अपने नंबर भी साझा कीजिए, आपने कितने अटेम्प्ट करे और कितने इसके सही हुए। देखिए अब यहाँ पर 24वें नंबर का प्रश्न है। तो 24वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, श्रवण साधनों में आवाज़ के द्वारा समस्त सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जो सुनने वालों की कल्पना शक्ति से उद्दीपित करती हैं। कहता है टेप रिकॉर्डर या भाषण वक्ता या रेडियो या ग्रामोफोन या फिर लिंगवाफोन आदि महत्वपूर्ण श्रवण साधन के माध्यम है। तो ये क्या हो सकता है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों ठीक हैं, या फिर ना तो एक है ना दो। तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमने कहा कि विचार करना है। तो 24वें का क्या सही हो सकता है। आई थिंक आप लोगों ने इसका चयन कर लिया होगा। तो जो भी चयन किया होगा बहुत सही किया होगा। चलिए मिला लेते हैं। ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर, दोनों सही हैं। अब देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। ये कहता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा है, गूगल, याहू या प्रोटॉन या फिर फेसबुक। तो जैसे मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप बच्चा भी बता देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ये राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है। भौतिकी अनुसंधान शक्तियाँ होती हैं, पुरस्कार और सामाजिक प्रतिभाओं का अंतरीकरण होता है, या अस्वीकृत रहता है। तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। इसका जो सही उत्तर है ये कहता है ऑप्शन सी, सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण होता है, ठीक है। एक रूपता का प्रमुख कारण जो स्रोत होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 27वें नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत सरकार की जिला आधारित कार्य योजना है, मिड डे मील है, या जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम है, या सर्व शिक्षा अभियान है, या स्कूल चलो अभियान है। दोस्तों मैं बताने के लिए इसको पूरा विस्तारित बता सकता हूँ, मगर आप इतनी देर आप इस श्रृंखला में नहीं जुड़ोगे क्योंकि आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। एक प्रश्न को मैं अगर पूरे सही तरीके से व्याख्यान करने लगा तो आपके 1 घंटे में 20 प्रश्न ही हो पाएंगे। इसलिए जैसे आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं उस तरीके से इसको बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो 27वें नंबर का प्रश्न क्या हो सकता है, भारत सरकार की जिला आधारित कार्य योजना क्या है। चलिए बताइए। जो भी इसका आंसर दे रहा होगा मुझे लगता है कि सही देगा, ठीक है। जिसका गलत हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये 28वें नंबर का प्रश्न देखो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद की बात करते हैं, औद्योगिक परिषद, ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1940, 1942, 1945, 1950 किस वर्ष की गई थी, चलिए बताइए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने पिक कर लिया होगा आंसर। चलिए इसका आंसर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी एज ए राइट आंसर 1942 को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 29वें नंबर का प्रश्न है, इसमें से कौन सा शोध कार्य के मूल्यांकन हेतु तय किए गए मापदंडों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है, जो उसमें जो शोध कार्यों के मूल्यांकन हेतु जो तय किए जो मापदंड हैं उनमें शामिल नहीं है। शोध कार्य पर प्रश्न पत्रों की संख्या जिसका प्रकाशन भारतीय प्रतिक्रियाओं द्वारा विदेशी शोध पत्रिकाओं में हुआ हो, या फिर शोध कार्य के लिए वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त हुई हो। तो प्रवक्ता के निर्देशन में कितने छात्रों ने पीएचडी की डिग्री शामिल की, तथा शोध के लिए विशिष्ट कार्य पत्र क्या है। तो ये कहता है कि या फिर डी, शोध कार्य पर कितनी समयावधि लगी तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई। तो क्या इसका सही उत्तर हो सकता है, इस प्रश्न के आधार पर ये जो शामिल नहीं है कह रहा है ये आपको चुनना है इसमें, ठीक है। थोड़ा समय दे देता हूँ, देख लीजिए, आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो पढ़ भी लीजिए,
तो इसमें जो शामिल नहीं है कह रहा है वो ऑप्शन डी, ठीक है, इसको मिला लीजिए। जिन्होंने ऑप्शन डी करा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया थोड़ा सा और मेहनत करें। स्रोत कार्य पर कितनी समयावधि लगी है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है, ये इसके मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए ये 30वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 30वें नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राय गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष प्रयासों के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है, यह कथन किसका है? ठीक है, ये कहता है कि जब हम प्राय देखते हैं कि यार गुणात्मक नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है, क्या करती है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बात करते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात करते हैं, या राष्ट्रीय गुणात्मक परिषद की बात करते हैं, तो बता सकते हैं। तो ये देख लीजिए एक प्रश्न, एक ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की बात करें, 30वें का ये प्रश्न है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है, चलो मैं बता देता हूँ आपको, इन तीनों में से एक है, ऑप्शन एक को हटा देते हैं, चलिए इसमें से आप चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने चयन कर लिया तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अब यहाँ पर आप देखिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रामिड लर्निंग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ठीक है, इंडियन अगर मैं एसोसिएशन अप्लाई ये लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर किस वर्ष? 1966 में हुई है, 1967 में, 1959 में, 1969 में। तो कब हुई थी? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो जो ये हुई थी 1966 में, ये होती 66 में। तो अब देखते हैं 32वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। ये कहता है कि शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? किसे समझे? पाठ्य पुस्तक को समझा जाना, रेखा चित्र को समझना, पाठ्य या श्यामपट को समझा जाना चाहिए, चित्र को समझना। तो आप अपने स्तर से बता सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, आई थिंक मुझे लगता है कि सही होना चाहिए। तो इसमें अगर हम कहें जो अधिक सहायक किसे समझा जाता है, तो जो समझा जाता है ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों को माना जाता है। 33वें नंबर का प्रश्न है कि स्थानीय मूल्यों में शामिल हैं राजनीतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ए बी दोनों। ये पूर्व में भी आ चुका है प्रश्न, दोबारा ये पुनरावृत्ति हो चुकी है, ए बी दोनों है इसका। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 34वें नंबर का तकनीकी के 3C5 का अर्थ क्या है? ये 3C5 का अर्थ हम इसमें बताना है पाठ्यक्रम, कैमरा तथा कंप्यूटर तकनीक, तो या फिर कंप्यूटर पाठ्यक्रम एवं संप्रेषण तकनीक, या फिर कॉन्फ्रेंस कैमरा एंड केबलिंग तकनीक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, ये नया प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर नया प्रश्न आप देख पा रहे होंगे तो इसका आंसर भी दीजिए, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आई थिंक आप लोगों ने इसका पिक कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है, ये कहता है कि कंप्यूटर पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण तकनीक है, ठीक है, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। अब प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ठीक है, ये क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया किसकी कृति है? तो यहाँ पर विड्स की है, हंसा मेहता की है, केजी सैयदन है कि इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है? चलिए आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। तो ये केजी सैयदन की है, ठीक है। अब देखिए 36वें नंबर पर ये गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सारथी उपयुक्त है? ये कहता है निरंतर गद्य रणनीति या निर्णय तालिका, ठीक है। ये आप 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चुन सकते हैं इसमें से क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, जो इसका 36 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अलगोरिथम करके दिया गया है, ये ऑप्शन सी है राइट आंसर। यहाँ पर दिया है सिरोत्तर प्रक्षेपक OHP का उपयोग होता है। क्या होता है? OHP का उपयोग होता है, बता सकते हैं कि अचल चित्रों में होता है, प्रादृश्यों की हम बात करते हैं चलचित्रों में, इन सभी की। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग देने में सक्षम होंगे। पारदर्शियों में होता है, ठीक है।
अब देखते हैं 38वें नंबर का प्रश्न कहता है कि शिक्षण प्रतिक्रिया में शिक्षक को प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण करना, प्रदर्शन करना, जिसके द्वारा शिक्षण प्रतिक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाता है और शिक्षण कौशल कहलाता है। निम्न में से सही प्रकार को चुनिए। तो आपने ये सुन लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा आपने, तो अब इसमें से सही चुनना है। प्रस्तावना कौशल एवं पुनर्बलन कौशल, या श्यामपट कौशल, दृष्टांत कौशल, या उद्दीपन परिवर्तन कौशल, खोजपूर्ण कौशल, या फिर ये सभी। चलिए क्या हो सकता है, क्या सभी हो सकते हैं या फिर ए बी सी में से कोई हो सकता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ई गवर्नेंस आपके उसमें टॉपिक भी दिया हुआ है। ई गवर्नेंस के तहत सेवाएं प्रचलित हैं, भाभा साहब में है या एजुकेशन पोर्टल में है, ई मित्र है, ये सभी। चलिए दोस्तों बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये सभी। ठीक है, टेप रिकॉर्डर को किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री माना जाता है। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिया होगा। दृश्य तथा श्रवण दोनों प्रकार की सहायक सामग्री है, क्या ये सही है, या फिर कहें केवल श्रवण सहायक सामग्री के रूप में, केवल दृश्य सहायक सामग्री के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। हमने क्या कहा, हम जब बात कर रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर, ठीक है, टेप रिकॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, जब हम किसी ध्वनि को, टेप रिकॉर्डर क्या होता है जिसमें आप कैसेट, पहले से हमारे पास कैसेट आती थी ना, तो आपने देखा होगा टैप रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर कह रहे हैं, तो टैप रिकॉर्डर शिक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके से होता है, टैप रिकॉर्डर जो टाइपिंग किया जाता है तो वही वाला होगा। तो ये अगर हम कहें तो टेप रिकॉर्डर नहीं, जो कैसेट वाला नहीं, सॉरी, तो जो होता है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं तो उसकी बात करें तो ये केवल दृश्य सामग्री के रूप में होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को लिखते हैं, सिर्फ हमें वो दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करेंगे भाग 2 के बारे में। बात करें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, तो आई थिंक यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि यहाँ पर 41वें नंबर का कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 का परिणाम से संबंधित है। संविधान संशोधन 86वां या अनुच्छेद 21 से लागू करना है शिक्षा सबके लिए, उपरोक्त सभी। बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका, चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करें। चलिए इसका जो राइट आंसर है उपभोक्ता सभी। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था, पूर्व में भी ये क्वेश्चन बने थे। 24 दिसंबर 1986, 24 मार्च 1986, 24 नवंबर 1986 या 22 दिसंबर 1986 किस तिथि को हुआ था उपभोक्ता अधिनियम संसद में ये पारित कब किया गया था। चलिए बताइए। जो ये किया गया था आपको मैं बता दूं तो ये 24 दिसंबर 1986 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय भी बताइए। चलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 26 धाराएं और 5 अध्याय, 31 धाराएं 5 अध्याय, 35 धाराएं 7 अध्याय, ये 40 धाराएं 8 अध्याय। चलिए बताइए, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए। चलिए, तो अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पर जो सूचना का अधिकार है तो इसमें 31 धाराएं और 5 अध्याय हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधन किया गया था, 1993 में, 2002 में, या 2019 में, या उपरोक्त सभी। तो कब संशोधन किया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की हम बात करें, संशोधन जो हुआ था तो ये कब किया गया था, ये देखो, ये 1993 में किया गया, 2000 में भी, 2 में भी किया गया था, ये 1919 में, तो उपरोक्त ये सभी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंधित है किस चीज़ के लिए है, संविधान के अनुच्छेद 62 के लिए है। संविधान के अनुच्छेद जो 280 से संबंधित है, 270, 370 से है, 263 से है। तो क्या हो सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद के हम बारे में बात करें तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर। तो जिसे भी आता है वो कमेंट कर सकता है। देखिए इसका जो सही उत्तर है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में है। ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ पर कह रहा है कि ये कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाती है, राज्यपालों द्वारा किया जाए, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, राज्य के विधित मंत्री द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, किसके द्वारा की जा सकती है। चलिए जल्दी बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो जो ये की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की, यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए 47 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? पूर्व में भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा तो आपने इसका सही उत्तर है तो ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 48 का कि राष्ट्रीय आय वस्तु और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ता के हाथ में पहुंचता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा है। देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना जाए, मार्शल है, पिंगू है, ये साइमन की है, या संयुक्त राष्ट्र संघ, तो बता सकते हैं कौन सा है इसका सही उत्तर? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर है साइमन कुडजेन, ये है इनके द्वारा किया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा है। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किन राजाओं ने किया था? ठीक है, एलोरा जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है, तो ये किन राजाओं द्वारा किया था? निम्न में से किस राजा ने किया था? तो विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजा प्रथम चौल, या कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट? तो बता सकते हैं कौन से राजा ने किया था? अगर याद होगा तो आपको पता होगा। देखिए जो किया था कृष्ण प्रथम राजपूत के राजाओं द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए 50वें नंबर का प्रश्न है, मल का जल मरुस्थल किन दो भूभागों को अलग करता है? ये बताना है आपको। भारत और श्रीलंका, मलय प्रायद्वीप, या इंडोनेशिया, अफ्रीका तथा यूरोप, या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? तो बता सकते हैं कि कौन सा है? चलिए आंसर दीजिए। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपके मलय जो प्रायद्वीप और इंडोनेशिया को ये दो भूभागों को अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 51 नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए बताइए। 1 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को, 1 फरवरी 2015 को, इनमें से कोई नहीं। ये तो प्रश्न आता ही होगा, तो आप लोगों ने अगर पिक कर लिया तो अच्छी बात, नहीं पिक किया तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कथकली किस राज्य के नृत्य है? किस राज्य से संबंधित? केरल, मणिपुर, उड़ीसा या मेघालय? चलिए बताइए। आई थिंक ये तो सभी को आता होगा, ये केरल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे 53 नंबर का प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, या बल्लन था, या रजिया थे, या इल्तुतमिश? कौन था? हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, अब देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी निम्न में से है? मकाओ, सीरियल है, या गाना है, या टोक्यो है? चलिए बताइए। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर, सीरियल। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 55 नंबर का प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, बुलेंस में है, या पेरिस में है, या मनीला में है? तो आई थिंक इसका सही उत्तर बुलेस करके है, ऑप्शन बी, तो यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 56वें नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि मधुमेह रोगी को देने वाला हार्मोन्स इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आप देख, लाइकन है, या बैटिंग, या जेनर है, या बॉक्समैन है? तो किसने की दी थी खोज इसकी? ठीक है बताइए। तो जो की थी बैटिंग वॉर बेस्ट ने इसकी खोज की थी, मधुमेह रोग को देने वाला जो हार्मोन इंसुलिन की जो खोज होती है। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पर 57 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करती है? देखिए समक्ष है ये। ठीक है, इसको देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करती है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 65, 1960 या फिर 70? चलिए बताइए, ये तो आता ही होगा। तो जो ये आर्टिकल हैं ये आपके 70 है। ठीक है, आर्टिकल 70 के आधार पर। देखिए एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, वायु में सापेक्ष आर्द्रता मापने में प्रयुक्त कारण उपकरण है? हार्गोग्राफ है, या पेंटोग्राफ है, या हाइड्रोग्राफ है, या बैरोग्राफ है?
यह हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, जो वायु में अपेक्षित जो आर्द्रता मापने का उपकरण है ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 59 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है पराबैंगनी सौर किरण विकिरण का, या धूलित कणों का, या अक्रिय गैसों का, या वैद्युत चार्ज वाले कणों का। तो आई थिंक मुझे इसका लगता है कि सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो कोई भी गलत बात है। तो इसका राइट आंसर ए है, पराबैंगनी जो सौर विकिरण किरण होते हैं उसको प्रवर्तित कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, क्षार में, लवण में, अम्लीय या संतुलित। तो बता सकते हैं क्या है इसका? ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, ये अम्लीय होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या लोकसभा अध्यक्ष? कौन करता है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता? कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। और गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना गया? तो आई थिंक सभी को इसका प्रश्न आता है, ठीक है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान या वित्तीय आपातकाल के दौरान, या कभी नहीं, या किसी भी दिशा में? तो बता सकते हैं। तो जो ये किया जाता है वो जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे किया जाता है, ठीक है। अब 64 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, तो ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है उसमें समानता के अधिकार का प्रावधान है? 14, 19, 20, 18। तो समता के अधिकार की बात करें, समता के अधिकार का प्रावधान है, तो बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 14 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 65 नंबर का बात, भारत की महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद करती है, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति? तो आई थिंक मुझे लगता है इसका प्रश्न सभी को आता होगा, राष्ट्रपति करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबुसार था, अजातशत्रु था, बिंदुसार था, या अजातशत्रु है, बिंबुसार, या फिर वासुदेव? तो कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है बिंबसार था, ठीक है, वो प्रथम शासक उत्तरदायी था। अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? सफरगंज था, या असाद खां था, या शुजा उल्ला दौला है था, या आसफू दौला है? तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जो राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 68 नंबर का प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बंगाल के जब विभाजन के दौरान किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके दौरान जो संघर्ष हुआ था उस दौरान किया था, 1906 में ईस्वी में जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के दौरान कब किया गया था? बता सकते हैं जिसे भी आता है। होम रूल की स्थापना जो भी ये किया गया था दोस्तों, आपको बता दूं, जो 1906 में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था तो उसमें किया गया था, कांग्रेस का अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये क्या कहता है? भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, क्या है? बीज उर्वरक सिंचाई, या खाद्य सुरक्षा, या कृषि क्रांति है, फसल क्रांति है? तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपकी कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर का प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, या वाशिंगटन डीसी में, या न्यूयॉर्क में, जेनेवा में? तो जिसे आता है चलिए फटाफट पिक करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी, वाशिंगटन डीसी में ये स्थित है, ठीक है। अब 71 नंबर का प्रश्न, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, इकोनॉमिक्स का संबंधित प्रश्न आ गया। तो 48 में किया था, 49 में किया गया था, 50 में किया था, 51 में किया गया था? बता सकते हैं कब किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का गठन? तो ये जो किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? हम विषाणु से रोग नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कौन सा विषाणु से नहीं होता है? चेचक होता है, पोलियो लेप हो गया है, खसरा जो विषाणु से नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं इसका सही उत्तर क्या? तो ये प्लेग, ठीक है। अब देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? कंप्यूटर, टेलीफोन, या लेटी प्रिंटर है, टेलीविजन होता है? तो सूचना प्रसारण का सबसे बड़ा तो आज की डेट में क्या है? कंप्यूटर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि संविधान
सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? तो बताइए, सभी को पता है। अभी हमने अस्थायी कहा तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 75 नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। आई थिंक सभी को प्रश्न आता होगा। 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ से भी एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस भर्ती परीक्षा में अगर अपना स्थान बनाना है तो आपको 110 से 117 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो ये सोच लो आपका सिलेक्शन हो गया। इससे 110 से नीचे आने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। भाग 3 की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 76 नंबर का प्रश्न है कि कुड़िंद नरेश किस धर्म को मानते थे, जैन, ब्राह्मण या बौद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कुड़िंद नरेश की बात करें तो वो जो धर्म को फॉलो करते थे वो बौद्ध धर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रवंश की स्थापना व प्रथम शासक सोमचंद्र था। राजा न चंद्र राजाओं का चिन्ह क्या था? गाय था या भैंस था या बकरी था? ये बेसिकली आप सभी को पता है, इसका गाय था, ठीक है। गोरखा शासक तथा गढ़वाल राजा के बीच संधि कब हुई थी? 1992 में, 93 में, 1792 में, 1793 में, 1815 में, 1816 में। किस वर्ष हुई थी बता सकते हैं? तो ये जो हुई थी 1792 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में कौन सा नृत्य उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आते? चौफला है, जागर है, झुमिला है या थड़िया है? तो क्या सही हो सकता है? तो जो ये किया जाता है वो ऑप्शन डी थड़िया, ठीक है, ये नृत्य किया जाता है। तो जब पहली बार मायके आती है बेटी। अब 80 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति भूमि रही सल्ट में प्रतिवर्ष शहीद दिवस जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया? 3, 4, 5, 6 सितंबर को। तो किस तिथि को सल्ट में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब 81 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड की किस जनजाति में 3 टिक्कड़ी प्रथा प्रचलित है? बोक्सा, थारू या जौनसारी या भोटिया? तो बताइए जल्दी से, उत्तराखंड फटाफट करते हैं। तो ये थारू जाति में है। अब ये कहते हैं कि कौन सी जनजाति कितार वंश से है? जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा? तो क्या कौन सी है बता सकते हैं? जल्दी से जल्दी आंसर दिए। ये थारू है, ठीक है। अब देखिए कुली बेगार आंदोलन की जब बात करें 1314 जनवरी 1921 में उत्तर भारत के बागेश्वर नगर में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बद्रीदत्त मांडे, श्री देशमुख ने, इंद्रमणि भदौरी ने, कल्याण सिंह राव ने? किसने किया था इसका नेतृत्व? आई थिंक मुझे सभी को इसका प्रश्न आता होगा, बद्रीदत्त पांडे ने ही किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1993, 1 सितंबर 1994, 95, 96। कब हुआ था खटीमा कांड? जल्दी बताइए। तो जो हुआ था खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 85 नंबर का, प्रतिवर्ष 12 से 18 अप्रैल को बीसू मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पौड़ी में, टिहरी में, चक्राता में, चमोली में? चलिए बताइए फटाफट। जो किया जाता है वो आपके चक्राता देहरादून में किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 86 नंबर का प्रश्न है कि 86 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थानों के नाम व स्थान सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर बता सकते हैं सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, हिंदुस्तान एंटी बायो लिमिटेड, या भारी विद्युत संयंत्र, या डॉक्स कंपोज रिसर्च यूनिट? तो अगर हम इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ पर कूट दिए हुए हैं। चलिए आपने कूट मिला लिए होंगे, मैं आपको समय दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम डाक सके कि रानी खेत में होगा, ठीक है। अगर एक इसको मिला लीजिए और सब मिल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए निम्नलिखित में से इनको सम्मिलित कीजिए। राज्य का प्रथम समाचार कहाँ से आया? द हिल था, या राज्य से प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र या पर्वती था, या राज्य का प्रथम हिंदी समाचार गढ़वाल समाचार पत्र था, या उपरोक्त सभी क्या थे? तो सही उत्तर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए चलिए चलिए, ये सभी सही है, ठीक है। ये उपरोक्त सभी है। अब यहाँ पर देखिए एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था चेन्नई में, बेंगलुरु में, रुड़की में? इनमें से कोई नहीं, ऑब्वियसली रुड़की में। चलिए 89 नंबर का प्रश्न, उत्तरकाशी जिले के नाकुरी ग्राम में कौन सा मेला लगता है? नौठा, थौंगी, या रेणुका देवी मेला, या तड़केश्वर मेला, या फिर श्रावण मेला? चलिए बताइए बताइए फटाफट दोस्तों। चलिए चलिए, इसका जो सही है रेणुका देवी मेला लगता है, ठीक है। अब इसको सम्मिलित कीजिए। ये
श्रीकंठ है या थांगला है या माणा है दर्रा है, तो कौन सा, इसको मिला लीजिए, आप इसको मिला सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सही है, ए एज ए राइट आंसर, सब एक के सामने एक ये लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है सूर्य कुंड कहाँ है, गौरी कुंड कहाँ है, भाप कुंड कहाँ है, तप्त कुंड कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए, मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं आप पे ही इसको छोड़ देता हूँ। जैसे 91 नंबर का आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कौन सा है। ठीक है, चलिए 92 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि उत्तराखंड राज्य का पक्षी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप सभी को पता है मोनाल, तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, डेविड करके, ए सही है। ठीक है, अब बात करते हैं 93 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर इसको भी सुनिश्चित करना है। ये प्रश्न जो सशक्त धारा, डोरी ताल है, देवरिया ताल है, ये कहाँ नल दमयंती ताल है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं तो नल दमयंती इधर है, तो ये सशक्त धारा कहाँ है बता सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कोड आपका ए सही है, सबके सामने एक एक चीज़ लगी है। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर का प्रश्न है कि गढ़वाल का हाथी माई नाम से पुकारा जाता है किसे, कुंवर सिंह नेगी को, कृपाल सिंह को, या गोविंद सिंह रावत को, प्रद्युम्न शाह को, किसे कहा जाता है, हाथी माई के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को आता होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो जनसंख्या के क्षेत्र में कौन सा जिला टॉप पर है। ठीक है, हरिद्वार, नैनीताल, या फिर ये आप सभी को पता है उधम सिंह नगर की हम बात करें, ये टॉप पे है। ठीक है, अब बात करेंगे 96 नंबर का प्रश्न। यह कहता है उत्तराखंड में बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। 28 मार्च 2000 में, या 31 मार्च 2001 में, 31 मार्च 2000 में, या 30 मार्च 2000 में। तो बता सकते हैं कब हुई थी, जिसे भी आता है आंसर जल्दी से दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जब मैं सही उत्तर आपको दो, 31 मार्च 2001 में की गई थी। ठीक, अब यहाँ पर देखो 97 नंबर का प्रश्न है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार किस संस्थान द्वारा खोला गया था। मानव उत्थान समिति द्वारा, शांति कुंज, या फिर गुरुकुल कांगड़ी, या फिर राम तीर्थ मिशन द्वारा किया गया था। तो आई थिंक सभी को इसका आंसर आता होगा, मैं ये लेके चल रहा हूँ। जो ये किया गया था शांति कुंज हरिद्वार। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कोड है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन से युग्म गलत है, इसको देखिए। चंद्रप्रभा पर्वतारोही है, या मुकुंद चंद क्रिकेटर है, या फिर आपका यहाँ पर एकता बिष्ट है निशानेबाज है, या फिर विशेंद्री पाल क्या है आपकी निशानेबाज। तो क्या इसमें गलत हो सकता है, तो बताइए। ये आपको पता है कि विशेंद्री पाल क्या है, इसका ये गलत है। जो हम एकता बिष्ट यहाँ पर अगर कहें ये बिष्ट है, तो ये इसका क्रिकेट है, ना कि आपके ये निशानेबाज। ये वाला प्रश्न भी यहाँ गलत हो रहा है, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, टेहरी में ही स्थित है। ठीक है, या फिर कहें चलिए बताइए कहाँ स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, किस जनपद में स्थित है। ठीक है, बताइए। यहाँ पर टेहरी देर का है या चमोली, तो सभी को ये सर्वविदित है कि चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हम बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, और उत्तराखंड के जो चमोली जनपद में और अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, ढिक्की काला किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में का प्रवेश द्वार है। तो बता सकते हैं राजाजी, या फूलों की घाटी, या कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। तो किसका है, जो ढकिया काला वाला, ढक्की काला कहते हैं, ढकिया काला ये है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामनगर के आसपास का ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न देखा। 1939 में देहरादून में टेहरी जो राज मंडल की प्रजामंडल जो है, जो टेहरी राजा प्रजामंडल की स्थापना श्री देव सुमन हेमंत नाम पूर्णिमा या शोभन सिंह जी ने, तो कौन है, तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो श्रीदेव सुमन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 102 नंबर का उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है, 10वां, 13वां, 15, 18वां। तो बताइए दोस्तों कौन सा राज्य है। ऑप्शन डी है जो राइट आंसर।
ठीक है, जो बिंदुसर वन्य जीव अभ्यारण्य का है ये आप सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 अक्टूबर 1994 में भड़के आंदोलनों के शहीद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये राजेश रावत है, देहरादून में पृथ्वी सिंह बिष्ट, कोटद्वार या प्रताप सिंह बिष्ट, नैनीताल या उपरोक्त सभी सही है। तो क्या हो सकता है इसका? तो ऑब्वियसली उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, जड़ी बूटी संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर, बैजनाथ, मुक्तेश्वर या फिर आपके ताड़खेत। तो कहाँ हो सकता है? चलिए बताइए जल्दी से। तो जो ये है आपके गोपेश्वर में। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे आप लोग समझ ही होंगे, क्योंकि ये अब जो ये कोड से संबंधित प्रश्न है तो इसके लिए मैं अलग से ये लेके आऊँगा, और साथ ही हिंदी से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको भी आपके सामने ये 2 श्रृंखलाएं मैं आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।